हेलो एवरीवन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की जो हमारी सीरीज जारी है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। आज हम लोग फिर 2023 का जो अगस्त में पेपर हुआ था ईवीएस का उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था बट काफ़ी बच्चों को कुछ नए क्वेश्चन भी दिखाई दिए थे इसमें। क्या है हम देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 61 नंबर का। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम मिलीलीटर एंड द वैल्यूम इज 6। देखो, इस पे हर साल सवाल है लगभग एक बार। 19-20 कभी नहीं पूछ रहा हूँ बट हर बार एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला। जो डेंसिटी है इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर है मास डिवाइडेड बाय वैल्यूम, बस इतना ही है। और बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मास पूछा है, मास। तो यहाँ पर ये वाला निकालना है तो डेंसिटी, ये वैल्यूम क्या होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूम वैल्यूम आएगा, मतलब आपको कीमत दी है, डेंसिटी दी है और वैल्यूम दिया है, मतलब मास ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका। तो यहाँ आपको क्या करना है, 24 इंटू 6, और जो आंसर रहेगा वो मास रहेगा ऑब्जेक्ट का। तो कितने हुए, ये जो 24 के 4, 12 और 2 14, 144। तो आंसर रहेगा इसका ये। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। आप एक बार ये दिमाग में बिठा लो, एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछ रहा है इसमें। आप पिछले साल के जो ऑफलाइन के 2 पेपर है वही देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत ईजी है। हालांकि मैथ मेरा बिल्कुल नहीं अच्छा है, फिर भी मुझे इतना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन है, उसका रीजन दिया है। पहला है ऑन द अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस इजीली। सबको बताइए कि आप कभी गैस पे प्रेशर डालेंगे तो गैस कंप्रेस हो सकता है। जैसे हम लोग जो बलून फुलाते हैं ना, तभी देखते हैं कि उसमें हम लोग हवा फूकते जाते हैं और गैस कंप्रेस होते जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल फेनोमेना है हमारे साइंस के अंदर में कि गैस कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन देखते हैं हम लोग। व्हेन वी अप्लाइंग द प्रेशर टू द गैस इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैसेस पार्टिकल डिक्रीज एंड इट गेट कंप्रेस। तो ये बात सही है जब इसको इमेज से समझते हैं। देखो, यहाँ पर ये गैस है, सबका एग्जांपल है यहाँ पे, पर मैं गैस का ही समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, यहाँ पर ये गैस है। गैसेस के अंदर में जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है ना वो काफ़ी होता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर जा चुके होते हैं उसकी स्टेज की वजह से गैस। तो अगर हम इसको प्रेशर डालेंगे तो ये कंप्रेस होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, और इनके बीच में का जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है ना वो कम होगा, इसकी वजह से वो कंप्रेस होंगे। तो ये बहुत नॉर्मल फेनोमेना है। ये चीज़ आप लिक्विड में भी करा सकते हैं। लिक्विड में उतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा जितना गैस में होगा। मतलब गैस बहुत ज़्यादा हद तक कंप्रेस होता है, लिक्विड उतना नहीं होता है कंपेयर टू गैस, और सॉलिड बहुत रेयरली होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो इंटर मोलिकुलर पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में का जो स्पेस है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बल्कि नहीं भी बोले तो चलेगा। तो ये कंप्रेस हो सकते हैं इजीली, इसी वजह से उसके बीच में का स्पेस कम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा कि पहला असर्शन भी बराबर है और उसका रीजन भी बराबर है, मतलब दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ, फॉल्स नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका, इसलिए हमारा आंसर कुछ और रहेगा, ये वाला 4th नंबर का। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आंसर रहेगा 4 नंबर का। आगे बढ़ते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। यहां पर भी वैसे ही स्टेटमेंट कंसिडर करने हमें। पहला स्टेटमेंट है, इन मनाली हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड स्लैंटिंग रूफ एंड एलिवेटेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर। देखो, मनाली में ये बात सही है कि वुड के घर होते हैं, ठीक है, और स्लैंटिंग होते हैं, मतलब स्लैंटिंग मतलब स्लोपी होते हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, बट एलिवेटेड बाम्बू नहीं होते वहाँ पे। ये आसाम की कहानी है, आसाम में होते हैं ऐसे घर। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद में ये दूसरा स्टेटमेंट भी है, मनाली रिसीव लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। ये बात सही है, मनाली में पहले तो बारिश भी अच्छी खासी होती है और स्नोफॉल भी होता है, इसलिए लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो ये स्टेटमेंट बराबर है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एलिवेटेड स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर है ना, आसाम के घर की खासियत है, समझते। देखो, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे घर होते हैं। अब ये जो इमेज मिला मुझे वो मैं लेके आया यहाँ पे, तो थोड़ा एडजस्ट करके समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऐसे घर होते हैं, स्लूपी घर होते हैं। देखो, इसका फर्स्ट फ्लोर है ना, ये काय का होता है, स्टोन का होता है, ये याद रखना, स्टोन पत्थर का होता है।
बाकी इसके ऊपर सब वुड के रहेंगे, और जो इसका स्लूप है ना वो स्लैंडिंग रहेगा, ऐसा स्लूप ही रहेगा। इसकी दो वजह, एक तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है मनाली में या हिमाचल प्रदेश में हेवी रेनफॉल के साथ स्नोफॉल भी होता है हेवी। तो जो अगर रेनफॉल भी और स्नोफॉल भी होना तो वो क्या हो जाए, यहाँ पर स्लिप होकर नीचे चला जाए, अटके ना, इसलिए। और ये स्टोन का क्यों बनाते हैं वो, और ये वुड का क्यों बनाते हैं, ताकि जो एक्सट्रीम कोल्ड है उससे बचा जा सके, वरना क्या होगा, पूरा अंदर के लोग जम जाएंगे बर्फ की तरह। तो उससे बचने के लिए अब ये जो लकड़ी रहती है या वुड रहता है, ये थोड़ा सा सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ करता है, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इसलिए बाहर की जो ठंडी है, कोल्ड है, वो अंदर पेनिट्रेट हो नहीं पाते पूरी तरह से। तो इसलिए वहाँ अगर इस तरह के होते हैं। उसके बाद में अगर आप आसाम का देखेंगे, तो वहाँ पर इस तरह के घर होते हैं। आसाम में आपको पता होना चाहिए कि आसाम जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश आसपास के इलाके में होती है। और आसाम बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन इलाका है। मतलब हर साल आप न्यूज़ में देखते होंगे कि आसाम में बाढ़ आई, तो वाकई है, आसाम में हर साल बाढ़ आती है, और हर साल में, एक साल में कई बार भी आ जाती है, बहुत बार। उसकी वजह क्या है, वो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और चारों तरफ से हिमालय है। तो हिमालय के ऊपर से जो पानी, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पानी एक जगह पूरा आसाम के प्लेन में जमा होता है। तो वहाँ के लोग जो फ्लड है उससे बचने के लिए बाम्बू के पिलर पे ऊपर घर बनाते, ताकि फ्लड है ना नीचे से चला जाए। इनकेस नुकसान भी हुआ, कैजुअलिटी भी तो बहुत ज़्यादा ना हो। और ये जो घर होते हैं ना, वुड के होते हैं पूरे, तो ये क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं पूर में। तो इस तरह इसकी वजह, अब ये सारी है जोग्राफिकल लोकेशन और जोग्राफिकल कंडीशन है, इसकी वजह से ऐसे घर है वहाँ पर। ठीक है, ये भी वुड के होते हैं वहाँ पे, ये भी वुड, और ये जो स्लूपी होता है वहाँ पे, ताकि बारिश हैवी होती है वहाँ पे भी, तो उसे बचा जा सके, इसलिए आसाम में ऐसे घर होते हैं। तो यहाँ पर अब ये इसलिए गलत हो गया पहला, और ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ए इज करेक्ट, बिल्कुल नहीं, ये थर्ड नंबर का ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। मैच करना है आपको कॉलम ए और बी। देखो क्यूमिन है, क्यूमिन मतलब जीरा है, तो जीरा आपको सबको मालूम है कि स्मॉल होता है और फ्रेगरेंट होता है, मतलब इसकी खुशबू आपको पता है, अच्छी लंबी चौड़ी दूर तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए पहले का ये है। अब देखो आपको पहला पता चल गया ना, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करने का ऑप्शन में देखो यहाँ पर कैसे। अब पहले का 5 नंबर का देखो, तो यहाँ पर है, ये गया, पहले का 5वां था, ये भी गया, मतलब ये 2 स्टेटमेंट बाकी रहेगी, ये वाले और ये वाले 2 एक्सक्लूड हो गए इसमें से। अब दूसरा चेक करना है हमें, सफ्रोन। सफ्रोन सबको मालूम है कि येलो होता है इन कलर, तो थर्ड नंबर का उसका आंसर रहेगा। यहाँ पर बी का थर्ड यानी ये गया, मतलब आंसर आपका ये आ गया। अब बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे आपका आंसर कंफर्म आ गया, 100% सही आ गया। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन मेथड। पहले एक्सक्लूड कर दो जो मैच नहीं होते वो, और बाद में फिर आंसर तक जाओ। ठीक है, बट हम लोग इसको समझ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्यूमिन यानी जीरा, आपको मालूम है कि उसका बहुत फ्रेगरेंट होता है, स्मॉल होता है, ये सबको पता है। सफ्रोन भी जो कश्मीर में ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है उसका, वो येलो होता है। उसके बाद में चिलीज ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। मैं आपको पहले ही समझाया था या लेक्चर में हमने, जो चिलीज है, टोमेटो हो गया, टोमेटो और पोटैटो, ये तीनों जो हमारे वेजिटेबल्स है ना, ये कहाँ से, मतलब हमारे देश के ओरिजिन नहीं है ये, हमने दूसरे देश के ट्रेडर आए थे हमारे देश में और उन्होंने ये हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था। वो कहाँ से आए थे, साउथ अमेरिका से। तो ये बहुत कॉमनली सवाल पूछता है कि ये कहाँ से आए थे। उसके साथ साथ आपको यूरोप का भी पूछेगा, यूरोप का क्या है, तो कैबेज यूरोप से लेके आए थे हमने, और जो मटर है वो साउथ अफ्रीका से। तो फिलहाल इतना याद रखो, ये सब चीज़ें साउथ अमेरिका से हमने, मतलब हमारे पास ओरिजिन नहीं, वहाँ से हमारे पास जो ट्रेडर थे बहुत साल पहले उन्होंने लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखो कंपलसरी सवाल पूछते रहता है, मैं आपको मैप से समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर है ना एक सवाल आपको ईवीएस में कंपलसरी मैप पे पूछेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग। देखो कोस्टल रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको।
देखो यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, जो अरेबियन सी को लगकर है, इसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। तो पहले में गुजरात आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र, ये गोवा छोटा सा, फिर कर्नाटका और फिर केरला। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो यहाँ पर गुजरात का जी लेने का, फिर बाद में महाराष्ट्र का एम, फिर केरला का के, सॉरी जी, गोवा का जी, कर्नाटका के और केरला का के, जी एम जी के ऐसे याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसको देख लो ना तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको पूछेगा कि अरेबियन सी की कोस्ट पे कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये जी एम जी के याद रख सकते हैं आप। उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल के लिए भी पूछेंगे आपको कि कौन सी बे ऑफ बंगाल से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहला आता बंगाल का बी है, उड़ीसा का ए, आंध्र प्रदेश का ए और तमिलनाडु का टी। तो यहाँ पे बोट तैयार हो जाता है, बोट बोट। अगर ये याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। फिर एक बार कह रहा हूँ आपको, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो इसको, तो आपको ऐसे कोई फॉर्मूले से याद रखने की इसको ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत यूजुअल चीज़ है। ठीक है, इसको साइड करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि और अभी लगने वाला है शायद मैथ। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल। केरला तेलंगाना तो ये तो लैंडलॉक है, किसी से बाउंड्री शेयर ही नहीं करता है कोस्टल लाइन से। केरला वेस्ट कोस्ट में आ जाता, उड़ीसा आपका आंसर रहेगा। बोट याद करो, बोट, बोट, ओ का उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने और आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है टोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। ये बिल्कुल सही है। कुडुक लैंग्वेज में फॉरेस्ट को ही टोरंग बोलते हैं। सूर्यमणि की स्टोरी याद आ रही है, जिसने टोरंग या फिर सूर्यमणि की जो स्टोरी है पूरी झारखंड की छोटे से गांव की, जो सूर्यमणि का जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन सी है, वो टोरंग है। कम्युनिटी का नाम भी टोरंग ही है और वो जो भाषा बोलते हैं उसका नाम भी टोरंग ही है। और इसका मतलब होता है कुडुक लैंग्वेज में, सॉरी, जो सूर्यमणि की जो कम्युनिटी है वो कुडुक है, मतलब जो आदिवासी जो जाति है उसका जो नाम है वो कुडुक है, और जो भाषा है उनकी उसका नाम भी कुडुक ही है। और ये कुडुक भाषा में टोरंग का मतलब जंगल होता है। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सही है। द विलेज काउंसिल इन झारखंड डिसाइडेड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट झारखंड का नहीं है, ये मिजोरम का स्टेटमेंट है। मिजोरम में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसने पंचायत को ये अधिकार दिए कि वो क्या करेंगे कि अपनी जो टोटल लैंड है वो अलोकेशन लॉटरी के बेसिस पे फार्मर को की जाती है। मतलब वहाँ पर लैंड की प्राइवेट ओनरशिप नहीं है जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में है वैसा। खैर मैं इसको डिटेल समझाऊंगा आपको, बट इतना समझ लो कि ये जो स्टेटमेंट है ये झारखंड का नहीं है, मिजोरम का है। और ये फिर स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट आंसर में ये गलत है यहाँ पे। द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 gives the right to people who have been living in forest for at least 15 ईयर। तो 15 ईयर नहीं है यहाँ पर, 25 ईयर है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता। बाकी ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ना, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगलों में रह रहे 7 सालों से, तो एटलीस्ट 25 ईयर से अगर आप वहाँ रह रहे हैं या उससे ज़्यादा भी, तो वहाँ के जो कम्युनिटी है उनको फॉरेस्ट पे बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। खैर हम डिटेल में समझेंगे इसको, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। सिर्फ ये स्टेटमेंट अभी तक सही है। ये डी वाला देखते हैं, अबाउट द 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। ये बात सही है। देखो मिजोरम में या पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ समझते हैं, देखिए ये जो हमारा इंडिया का मैप है, तो झारखंड, अभी झारखंड की स्टोरी देख रहे थे हम। झारखंड भी अच्छा खासा जंगल का इलाका है। सूर्यमणि की जो स्टोरी थी झारखंड की थी, तो यहाँ पर वो ट्राइबल कम्युनिटी है कुडुक और उनकी लैंग्वेज, ये सब बातें हमने देखी। और यहाँ देखेंगे ये तो मिजोरम, ये वाला मिजोरम साउथ ईस्ट में। ये पूरा जो साउथ ईस्ट है हमारा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट,
हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है ये पूरा इलाका, 7 सिस्टर्स, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट है, 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट है। और बहुत सारी आदिवासी जमातें हैं जिनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, लॉ है, सब कुछ है उनका अपना। तो वहाँ पर थोड़ा सिस्टम बहुत अलग अलग है। तो मिज़ोरम की कहानी हम देखते हैं थोड़ा, ये वाला इलाका मिज़ोरम का। यहाँ पर जो लैंड है, मतलब जो लैंड है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में आता, मतलब यहाँ पे जो लैंड की प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है जैसे इंडिया में है, रेस्ट ऑफ इंडिया में है। तो यहाँ पर जो पूरी लैंड होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और वहाँ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में ज़्यादातर होती है। इसमें बहुत बातें है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बहुत सारे राइट्स है, वो पूरी लैंड होल्ड करते हैं, और एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ के जो फार्मर है उनको लॉटरी सिस्टम पर वो अलोकेशन करते हैं मिजोरम में, ठीक है। और पॉपुलेशन का तो समझ में आ गया हूँ आपके। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा ए और डी, बाकी बीच के दो गलत है। तो आंसर रहेगा ए और डी, यानी कि पहले नंबर का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के फंक्शन कंसिडर करने हैं। पहला फंक्शन है यहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, ठीक है। प्लांट्स ही पूरी दुनिया को फूड प्रोड्यूस करके देते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, स्टोर भी करते हैं, वही तो हम लोग लेके आते हैं। फिर प्लांट स्टोर करते हैं फूड्स में, फूड, फ्रूट्स, सीड्स, और वही हम लोग लेके आके यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये भी बात है। रूट एंड स्ट्रेंथ, रूट और स्टेम जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। उसके बाद में ये वाला सी, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये भी स्टेटमेंट बराबर है, सी। समझते हैं। ये प्लांट्स देखो, यहाँ पर ये जो लीव्स है ये फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होता है, मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो स्टोर होता है फूड में, फ्रूट्स में, सीड में, और वही हम यूटिलाइज करके हमारी मतलब पूरे एनिमल्स उसी पे जीते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये रूट्स और जो स्टेम है ये पूरे प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये रूट्स है जाइलम के जरिए यहाँ पर ये जो जाइलम देख रहे हैं आप, ये क्या करेंगे, यहाँ से मिनरल्स रूट्स के जरिए मिनरल्स और वाटर ये पूरे प्लांट्स को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो उस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड बाय द मेल्टिंग फॉलोइंग। देखो पहले तो ये जो दो चीजें जो बार बार सवाल पूछता है कि ब्रॉन्ज और एक ब्रेस, ये दोनों ही क्या है, एलॉय है। एलॉय मतलब जब एलिमेंट मेल्टिंग करके जब मिक्स किए जाते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रॉन्ज का पूछा इसने, तो ये ब्रॉन्ज जो रहता है ना ये टीन और कॉपर से बनता है, याद रखो। और जो ब्रेस है वो कॉपर और जिंक से बनता है। एक सवाल बार बार पूछता है इसमें से, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि कौन सा किसके साथ है, तो इसको याद करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो देखो कॉपर तो दोनों में कॉमन है, चाहे ब्रेज हो, मैं यहाँ लिख देता, ये हो गया ब्रॉन्ज और ये हो गया ब्रेज, ठीक है। तो ये दोनों तो कॉपर है, सिर्फ आपको टिन से और जिंक से याद रखना है। अब आप कैसा इसके साथ रिलेशन जोड़ते हो उसके साथ जोड़ के इसे याद कीजिए, जैसा रटना है वैसा रटिए अपने अपने हिसाब से। मैं आपको रटाऊंगा तो मेरे हिसाब से होगा, आप आपके हिसाब से रट लो कैसे रटना है। तो ब्रेज को जिंक से कनेक्ट कीजिए और ब्रॉन्ज को टिन से कनेक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है 3 month old बेबी एलिफेंट जनरेटेड वेट अबाउट 100 kg। 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 100 kg नहीं होता है, 200 kg होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बराबर है। जब बच्चा पैदा होता है ना एलिफेंट का तो करीब करीब 2 क्विंटल का होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, ये भी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ 100 kg।
100 kg दिन का खा लेता है एक हाथी, अडल्ट हाथी, एक बड़ा हाथी पूरे दिन का 1 क्विंटल खा लेता है। तो क्विंटल से याद रखो, पैदा होने वाला हाथी 2 क्विंटल का होता है, ऐसा याद रखो, और 1 क्विंटल वो दिन में से एडल्ट हाथी खा लेता, ऐसे याद रखो ताकि याद रहने में आसानी होगा। दूसरा देखते हैं, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। ये बात सही है, हाथी ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में सोते, 2 से 4 घंटे सोएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टेटमेंट बराबर है। 4th नंबर का, एलिफेंट लाइक टू प्ले विद द मड एंड वाटर, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो जो एलिफेंट होते हैं ना, तो वो उनका हाई मेटाबॉलिज्म होता है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर में। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो एलिफेंट्स है ना, अक्सर मड कीचड़ में खेलते रहते हैं। तो नीचे के 2 स्टेटमेंट सही है, सी डी आंसर रहेगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट स्प्रेड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट द बी कीपिंग प्रोग्राम। सबको मालूम है बी कीपिंग प्रोग्राम जो बिहार में स्टार्ट होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो लीची प्लांट्स है ना वो फ्लावरिंग कब करती है, तो वो फरवरी में है, फेब में। तो अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चों को, तो ये 2 चीज़ें कनेक्ट करके देखिए एक साथ। जो लीची प्लांट्स है उसको फ्लावरिंग कब आती है, फरवरी में आती, और बी कीपिंग के लिए जो जो मतलब जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, अक्टूबर टू दिसंबर है। तो याद रखना ये फरवरी ये आता है इसमें, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये 2 चीज़ें एक साथ समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, Rama plays cricket with his friends every evening. Which energy does he use to play cricket? देखो यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होने का डर रहता है बच्चों को। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि खेलने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, मतलब प्ले करने के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आमतौर पर क्या लगता है कि हम लोग केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है वो केमिकल एनर्जी ही होती है, तो हम लोग वो यूज करके ही करते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन अगर गौर से देखेंगे तो वो खेलने के लिए पूछ रहा हो, खेलने के लिए, तो यहाँ पर आंसर है उसका मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, ये वाली। और आंसर की में भी ये आंसर है उसका, और आपको लिखना भी यही है। बार बार सवाल पूछता है इसमें, बट अगर इसको बहुत केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो राइट आंसर ये होता है, बट आंसर की में भी यही है। और एक ऊपर ऊपर से देखें तो ये आंसर आता है उसका। तो हम लोग को क्या करना है, CTD के हिसाब से जाना है। 72 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस इज कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन आसाम। आसाम में जो राइस, बोरा राइस यूज किया जाता है, बोरा राइस, ये डॉर्फ होता है और स्टिकी होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे, चिकट होता है, ठीक है। आसाम बेहू फेस्टिवल से याद रखो, याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन वी बर्न द फ्यूल वी गेट, फ्यूल जलाना है तुमको क्या मिलता है, ऑब्वियसली हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्नेक एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। कभी भी जब भी नोट पूछेगा नेगेटिव या इनकरेक्ट पूछेगा उसको हाईलाइट किया करो, और उसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शन है उसको मार्किंग कैसे करना है बताता हूँ। दे चॉ ऑफ देयर प्रे, जो उनका शिकार है उसको चबाते, ऐसा है, तो चबाते नहीं, ये गलत है। देखो कभी भी जब नेगेटिव पूछेगा यहाँ पे, तो जो आप मार्किंग करेंगे ना, तो वो छोटे छोटे यहाँ पे डायरेक्ट कर लेने का मतलब ये एक्सक्लूड हो गया, ये वाला गलत है। चबाते नहीं, वो निगल लेते पूरी तरह, स्लो कर लेते। द पॉइजनस स्नेक हैव फंक्स, ये बात सही है। जहरीले सांप रहते हैं उनको फंक्स रहते हैं। फंक्स क्या रहते हैं, दांत की तरह ऊपर की साइड रहते हैं 2 फंक्स, जिससे वो क्या करते हैं, बाइट करने के बाद में जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा, दे स्वेलो देयर फूड्स होल, पूरा क्या पूरा निगल लेते हैं ना, स्लो कर लेते हैं उसको, पूरा क्या पूरा अक्खा। तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। स्नेक हैव शार्प टीथ, टीथ बिल्कुल नहीं आते उसको, इसलिए गया। अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ, इनकरेक्ट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट। अब आंसर देना है तो क्या है, वो चबाते, ये चबाते ही नहीं, यहाँ पे यही देना पड़ेगा हमको आंसर, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन नहीं दिया उसमें और होती गलती कभी कभी। तो ये चीज़ें याद रखो। हम क्या करते हैं अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते और आंसर क्या करते हैं, राइट में से देते हैं। अब एक आधी बच्चा अगर ये भूल गया होगा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते समय, तो ये दोनों में से आंसर करेगा कुछ, तो भी दोनों में से जो भी लॉजिक लगाएगा।
तो ये अक्सर गलती होती है और इसकी वजह से बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ध्यान रखो। आखिरी क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली। यार मैप रीडिंग पे मैं अक्सर बोलूँगा आपको क्वेश्चन आते रहते। समझ, उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में, गुजरात के रिस्पेक्ट में पूछ रहा ना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देखो जिसके रिस्पेक्ट में सवाल पूछेगा कभी भी, तो वहां पे क्या करने का, प्लस का साइन मारने का। अब आप मैप भी बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। तो पहले पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का आ गया नॉर्थ ईस्ट, और फिर उसके बाद में क्या पूछा उसने, तेलंगाना पूछा ना, आंध्र प्रदेश पूछा, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। मतलब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इसका आंसर आना चाहिए। याद रखो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहाँ प्लस का साइन मारने का और वहाँ से डायरेक्शन तय करने का, इससे आसान होता है। तो ये जो सवाल था ये बहुत सिंपल सवाल था, तो इसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर एहतियातन बता रहा हूँ आपको मैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा। साइड करते हैं, तो आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट सेकंड नंबर का आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन थे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब रेगुलर हम लोग के 15 क्वेश्चन, या फिर ऑलमोस्ट कल मैं लाइव भी आने वाला हूँ, तो हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन एक साथ भी डील करने की कोशिश करेंगे। अभी इतना ही। आप लोग जो भी नए होंगे तो लाल बटन दिखाई भी दे रहा हूँ आपको, प्रेस कर दो उसको और बने रहो साथ। तब